हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द फोर्थ लेक्चर। और मुझे उम्मीद है आपने तीनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। एवरी लेक्चर इज़ कनेक्टेड। मैंने जो 3 लेक्चर देखे और उनके पीछे का जो भी मतलब आपके कमेंट्स आए, सारी चीज़ें आई, तो उस हिसाब से मैंने सारी तैयारी कर ली है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। मैंने क्या प्लान किया था पहले कि मुझे पहले 8 यूनिवर्सल रूल कराने हैं और फिर उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन भेज। पर अब मैंने इसको स्ट्रैटेजी को चेंज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस भी मैं आपको बीच बीच में दूंगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस के 3 सेट्स आपको मुझसे मिलेंगे। और ये तीनों के तीनों सेट्स के बेस्ड किस पे, 8 यूनिवर्सल रूल्स पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को बिल्कुल शुरू देखा है उनको फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, 8 यूनिवर्सल रूल, जैसे हम लगभग 4 to 5 रूल्स एक कर चुके हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि मैंने एनडीए की पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर ली है। और आपके मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, इतने सारे ये तो नहीं कहूँगा कि सारे पढ़ पाया, क्योंकि एक एक वीडियो पे आपने 2-2 हज़ार प्लस कमेंट पहुँच गए हैं। तो थैंक यू फॉर सो मच लव, और मुझे इतना पसंद करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए। तो ये तुम्हारा प्यार ही है यार दोस्त, जो मुझे आगे बढ़ाता है। और तुम अगर ऐसे प्यार करते रहोगे तो फिर मैं जीवन में कुछ और कर कब पाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा और सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये है हमारा फोर्थ लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि कैसे पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, प्रिपरेशन क्या रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर और वोकेबलरी पढ़ाना शुरू किया। लगभग हमने 7 4 28 वर्ड्स ऑफ फोबियाज हम याद कर चुके हैं। आज हम 7 वर्ड और फोबिया के याद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा वोकैब लर्न करने में भी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर में। और ग्रामर में जो हमने 5 रूल्स कर लिए हैं, तो वी विल मूव ऑन टू द 6 रूल। 4 या 5 किए हैं, विल गो फॉर द रिवीजन एंड देन विल अंडरस्टैंड। 4 किए हैं 5 किए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो हियर वी गो, पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले लेट्स मूव, वोकैब की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने वोकैब की बात करी थी, अभी भी वोकैब की बात। तो मैं लिख रहा हूँ आपके प्यार में 7 वर्ड्स, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन से पूछ लीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक वोकैब कराई है, आज भी हम वोकैब उसी अंदाज से करेंगे। आपको करना क्या है दोस्त, आपको सिर्फ वर्ड्स मेरे साथ कॉपी करने हैं। और कॉपी करने के बाद कहानी सुननी। हर वर्ड के पीछे कहानी है। जैसे मैंने पहले 28 वर्ड्स याद कराए हैं, नेक्स्ट 7 वर्ड्स भी उसी पे बेस्ड हैं। और अभी फोबियाज खत्म नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको कराऊंगा फोबियाज कितने, 3 फोबिया। ठीक है, तो अभी हुए कितने, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स ने बहुत कहा भी कमेंट बॉक्स में, सर वो कैप जितनी हो सके कराइए, सर वो कैप खूब सारी कराइए। तो आप समझ लीजिए कि हर क्लास में अगर आपको 7 to 10 वर्ड्स वो कैप के मिल जाएंगे, तो आप के साथ अगर मैंने 30-40 लेक्चर्स भी ले लिया आपके एग्जाम से पहले, तो इट कम्स टू लॉट ऑफ वर्ड्स एंड विच गोना हेल्प यू फॉर श्योर। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर रूट वर्ड कवर कर दूं। अगर मैं रूट वर्ड कवर कर दूंगा ना, तो आपकी वो कैब अपने आप वास्ट हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने जो वर्ड मैंने आपको करा दिए फोबिया में, फोबिया आपको पता चल गया, फियर होता है। आपको गायना पता चल गया, वुमेन होता है। आपको एंड्रो पता चल गया, मैन होता है ना। तो इसी तरीके से वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द रिमेनिंग वर्ड। तो नेक्स्ट 7 फोबियाज आर अगोराफोबिया, देन क्लॉस्ट्रोफोबिया, देन टॉसोफोबिया, देन ट्रोबोफोबिया। 1 2 3, then anatophobia, ligeirophobia,
Ophidophobia. So how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 words we have. So let's talk about the very first word, agoraphobia. देखो भाई, इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है, अगर तुम गौर से देखोगे, इसमें आ रहा है गो। तो इस आदमी को ना जाने से डर लगता है। कहाँ जाने से? कहीं भी जाने से। बस आसान है ना वर्ड, गो। जाने से डर लगता है, कहीं जाता नहीं है, घर में रहता है, मतलब इसे डर है ओपन प्लेसेस से। ये वही है जो अगर मतलब अगर तुमने किसी ऐसी जगह पे बाहर खुले मैदान में ले गए इसे, ये घबरा जाएगा। ये किसी क्रिकेट प्लेग्राउंड में, क्रिकेट फील्ड में कहीं जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या है? अगोराफोबिया। ये घबराता है, डरता है किससे? बाहर जाने से। अगोराफोबिया इज fear of fear of ओपन प्लेसेस। बहुत आसान है, कैसे याद रखोगे? आदमी जाता कहाँ है? खुली हवा में, खुली जगह। अगला क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। इससे भी आसान है। देखो यहाँ पे है गो और यहाँ पे है सीएल, क्लोज। क्लोज का मतलब है कि यह आदमी बंद जगहों पे डर जाता है। ये इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम है। ऐसे समझ लीजिए, ये लिफ्ट में जा रहा था और लिफ्ट लॉक हो गई, ये तड़प तड़प के मर सकता है। ये गया था वॉशरूम, तुमने बाहर से कुंडी मार दी, तुमने कुंडी मारी, अब ये फड़फड़ा गया अंदर ही, इसने डोर पीट दिया। हो सकता है पता नहीं इसको क्या डर लग जाए, ये भूल गया करने क्या आया था वॉशरूम, है ना? जैसे ही डोर बंद हुआ, तो ये कह सकते हो आप फियर ऑफ नैरो प्लेसेस या फिर क्लोज्ड प्लेसेस। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस भी कह सकते हो, बंद जगहों, तंग जगहों पे इसे डर लगता है। अगला क्या है? ग्लॉस। अब ये तो तुम सब जानते ही होगे। ग्लॉस। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, लड़की आगे बैठी थी, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही पलटा, तो आई सॉ गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और सर्दियों के दिन थे, उसने ऐसी सी चीज निकाली थी, पेन जैसा छोटा सा ढक्कन निकाला, और भाई वो लिप ग्लॉस है, उसे वो लगा रही थी। मैंने पूछा ये क्या कर रही हो तुम? सर एक्चुअली विंटर से ना तो मेरे लिप्स फट जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्लास भरी हुई थी, 300 साढ़े 300 बच्चा था, ऑफलाइन की बड़ी क्लास थी। पीछे से एक हरियाणा का लड़का मेरे से बोला, मैंने उससे पूछा, बेसिकली मैंने बच्चों से पूछा, लड़कों से पूछा, मैंने कि लड़कियां लगा रही, तुम कुछ नहीं लगाते हो? तुम्हारे वोट वोट नहीं फटते? अरे सर हमारे पास नेचुरल है, भगवान का दिया। समझे? तो भाई समझदार को इशारा काफी होता, तो हमारे पास भगवान ने बड़ी सारी नेचुरल चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा हमें बालों के लिए भी जब कोई कुछ मिलता नहीं ना, हमने हाथ गीला करा, जेब मार दिए, बाल शाम तक सही, है ना? तुम्हें पता ही है। तो इट्स वेरी सिंपल, ग्लॉस का मतलब किससे दोस्त? चमक से है। और आदमी चमकता कब है? जब वो बढ़िया पब्लिक स्पीकर होता है। अब आप हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, चमक गए ना? तो सीधी सी बात है, ग्लॉस का मतलब क्या है? ग्लॉस का मतलब क्या है? चमकने से। तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग में आप कब अच्छे होंगे? पब्लिक स्पीकिंग में आप कब अच्छे होंगे? जब आपको बोलना आता होगा। तो बड़ा सिंपल है, कैसे याद रखोगे? ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब है चमकना। आदमी चमकेगा कब? जब वह अच्छा होगा पब्लिक स्पीकिंग। अगला वर्ड क्या है? ग्लोब। पहली बार जब मैंने अपनी जिंदगी में ग्लोब देखा ना, मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का, मुझे लगा ये बहुत तगड़ा गुब्बारा है, यही वाला चाहिए मेरे को। ठीक है, फिर जब मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा ये ऑफिस में, ये अंकल के ऑफिस में गुब्बारा बहुत शानदार रखा है, यही दिला दो। मैंने मुझे देखा बहुत गुस्से, उम्मीद नहीं है बेटा तुमसे कुछ जीवन में कर पाओगे, गुब्बारा नहीं होता वो, ग्लोब बोलते हैं उसको, ग्लोब। मैंने कहा अच्छा तो ग्लोब दिला दो। कह रहे क्या करेगा? इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। तब मुझे पहली बार पता चला, अच्छा भाई ये मॉडल ऑफ अर्थ होता है। वो तो बहुत छोटा था मैं, वो भी बाद में पापा से नहीं किसी और से पता चला था मुझे, मॉडल ऑफ अर्थ होता है ये। तो ग्लोबोफोबिया होता है फियर ऑफ ग्लोब। कैसा लगा था मुझे? गुब्बारे जैसा, याद रखना। हो सकता है तुम में से भी किसी ने पहली बार ग्लोब देखा हो तो गुब्बारा लगाओ। तो फियर ऑफ बलून्स, है ना? ये गुब्बारों से डर जाएगा भाई, ग्लोबोफोबिया। अगला क्या है? थैनाटो। इसे याद करने का बड़ा आसान तरीका, सबसे खतरनाक विलन अगर तुम देखोगे तो है थैनोस, है ना? थैनोस तो जानते ही होगे, एवेंजर एंड गेम्स देखी होगी, एंड गेम देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक ठाक मूवी है, लेकिन एग्जाम के बाद। तो थैनाटो को कैसे याद रखोगे? थर थर कापा आदमी मौत के डर से, थर थर कापा मौत के डर से, थर थर कापा थैनोस के डर से। थैनोस क्या लेके आता था? मौत लेके आता था सबके लिए। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो थैनोस का मतलब सीधे मौत से है। थैनाटो थर थर कापा आदमी मौत के डर से। थैनाटोफोबिया इज फियर ऑफ डेथ। इस आदमी को हमेशा लगता है मौत ना आ जाए मेरी, इसको है थैनाटोफोबिया। ये वाला उससे भी आसान है। देखो दोस्त, इसमें क्या आया? यारो। क्या आया? यारो। जहां मिलते हैं यार वहां मचता है शोर, ऐसे याद रख सकते हो, जहां मिलते हैं यार वहां मचता है जोर। तो लिग्यारोफोब शोर, तो लिग्यारोफोबिया इज फियर ऑफ नॉइज।
ये आदमी कुछ ना नॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकता, शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे क्या है लिग गियर। यहाँ तक हुआ, ये हुए 6 वर्ड। दिस इज लास्ट वन, ऑफ फीड। ये बहुत ही आसान है, ये तुमने देखे होगा, ये शायद मुझे नहीं पता। जब मैं छोटा था ना, मतलब ये शायद मुझे नहीं पता तुमने देखा होगा या नहीं। जब मैं छोटा था तो नाग नागिन वाली मूवी आती थी, याद है? उसमें जितेंद्र नाग बनता था, और हर मूवी में क्या होता था, उसकी एक नागिन होती थी, और इसकी ये इच्छाधारी नाग होता था। ये जब चाहता था भाई नाग बन जाया करता था, किसी का भी रूप धारण कर लिया करता था। अगर तेरे पास इतनी शक्ति है, देश का कुछ भला कर दे, इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे। पर ये सब नहीं करना था इसको, इसको एक ही काम करना था, अपनी नागिन के साथ तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो भाई क्या होगा, ऐसी नागिन को कोई ना कोई मार देगा। तो वही होता था, नाग को कोई ना कोई मार देता, जितेंद्र को मार दिया करता था, और फिर जो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड, वाइफ या लवेड, वो लेती थी बदला, नागिन की आंखों में खिंच जाती थी फोटो, है ना, और वो लेती थी बदला, और फिर सबको क्या होता था, फोबिया। किस चीज से? ऑफिडोफोबिया, ऑफ, सांप से डर। समझ रहे हो? कैसे याद रखोगे? ऑफिडियो वीडियो, ऑफिडियो वीडियो। तो उम्मीद है आपको 7 के 7 वर्ड याद हो गए होंगे। कुल मिला के अभी तक हमने कर लिए हैं 7 into ए 4 5 वीडियोज है ना, दिस इज गोइंग टू बी द 4th वन। 7 4 से 28 वर्ड्स मैंने करा दिए हैं आपको। हाँ, 7 4 अराउंड 28 या 35 वर्ड्स हो गए, बट द टारगेट इज, आई विल चेक इट आउट एंड आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। बट हमारा टारगेट है 50, हमें 50 फोबिया। ठीक है दोस्त, समझ में आया हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। डाउट हो, कंफ्यूजन हो वो कैब में, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रामर की। तो भाई एक बात यह है कि ग्रामर में आपने क्या क्या कर लिया और कब तक कर लिया, कितना कर लिया। दोस्त हमने शुरू किया था बिल्कुल बेसिक से। मैंने आपको पढ़ाए थे 8 यूनिवर्सल रूल में से पहला रूल था बेसिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दूसरा रूल था डिड, टू, डस, ऑक्सिलरी कैसे वर्क करेगा। तीसरा रूल दोस्त आपने देखा था गेट और उसकी ऑल फॉर्म्स। चौथा रूल आपने देखा आफ्टर टू। ठीक है, कि आफ्टर टू कितनी पॉसिबल। दिस इज ऑल फ्रॉम द लास्ट क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द 5th रूल एंड इट इज गोना बी जेम टुडे। ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार रूल होने वाला है। इट इज अ टफर वन। मैं आपको पढ़ाने वाला, ये बहुत मजेदार वर्ब है, और बी सारी फॉर्म ना, ये आपको परेशान भी करती होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसने, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे बी समझ में नहीं आती थी। मैं सोचता है क्या बी है? कहीं बींग लग जाता है, कहीं बीन लग जाता है, यार ये बीन ने मेरी बहुत बीन बजाई थी। पर मेरा तुमसे वादा है, अगर इस लेक्चर को तुम ईमानदारी से देखते हो तो आज के बाद जीवन में तुम्हें कभी बी परेशान नहीं। तो हियर वी गो फॉर द प्रॉमिस। देखो भाई क्या है ये, बी, देखिए बी है एक ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आ गया सवाल, सर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? दोस्त ऑक्सिलरी वर्ब होती है एक ऐसी वर्ब जो कभी तो काम करती है मेन, और कभी काम करती है हेल्पिंग। तो ये बात तो हमें पता है कि कोई वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है क्या? मैं पहले बता चुका हूं, अपना एक्चुअल। और हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं दोस्त ईट, क्या क्या हो सकता है? एट, इन और ईट, ये फर्स्ट फॉर्म, ये दोस्त सिंगुलर, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। तो हर वर्ब की कितनी पॉसिबिलिटीज? 5 पॉसिबिलिटी। अब यहां पे है हर बात, मजेदार बात यह है, दिस इज द ओनली वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज विच हैज गॉट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 8 पॉसिबिलिटी।
ऐसे दिस इट हैज गॉट 8 पॉसिबिलिटी। तो 8 पॉसिबिलिटीज कैसे हो जाएंगी? यस, एम आर कॉस पर बीइंग एंड। अब फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा कि सर 8 हो कैसे गई? ठीक है, माना 8 है, पर ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं होगा? दिक्कत नहीं आएगी 8 वर्ब्स को मतलब मैनेज करने में? बिल्कुल नहीं आएगी। 1 मिनट में मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। भाई देखो, इसका कंपैरिजन कर लो, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कहानी कहाँ बदली है। इसकी आईएनजी फॉर्म कितनी है? एक आईएनजी। आईएनजी फॉर्म कितनी? दिक्कत नहीं है। इसकी थर्ड फॉर्म कितनी है? एक थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कितनी? भी कोई दिक्कत। अगली कहानी क्या है? ये रही इसकी सेकंड फॉर्म। कितनी सेकंड फॉर्म है दोस्त? सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, है ना, एक ही सेकंड फॉर्म। बट बी है, बी इट हैज गॉट 2 सेकंड। दोनों की दोनों सेकंड फॉर्म है। ये यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और ये यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। याद गली बच्चा बच्चा जानता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ क्या कहानी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म कितनी? दो, एक सिंगुलर के साथ एक प्लूरल के साथ। तुमने एक बात देखी दोस्त, यहाँ पे एक बढ़ गई, इसकी सेकंड फॉर्म एक है, तो ऐसे याद रखो ये 5 तो इसकी वो वाली है ही, एक इसकी एक्स्ट्रा है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, इसकी 2 सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये कितनी है? तब इस 4 सेकंड। ये वाली यूज की देता हूँ, सुंदरता बढ़ जाएगी। ये वाली यूज होगी प्लूरल के लिए, ये वाली यूज होगी सिर्फ और सिर्फ आई, ये वाली यूज होगी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। और दो आई कहानी समझ। तो ये मॉडल्स के साथ, ये सिर्फ सिंगुलर, ये आई के साथ और ये प्लूरल। तो इसका मतलब है इसकी थी 2 फर्स्ट फॉर्म, 1 और 2, और इसकी कितनी हो गई? 4। तो 2 एक्स्ट्रा हुई ना। कौन सी एक्स्ट्रा हो गई? तो ये 2 और ऐड कर दो इसके अंदर। फर्स्ट फॉर्म कितनी? 2 फर्स्ट। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 5 + 1 6 + 2 8 फॉर्म। भाई कहानी समझ। और कुछ इस तरीके से हमारे पास बी की कितनी फॉर्म से दोस्त? 8 फॉर्म। अब सवाल ये है, सर ये बताती क्या है? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कभी मेन वर्ब और कभी हेल्पिंग वर्ब। जब भी मेन वर्ब होगी एक्चुअल मीनिंग बताएगी। तो बी का मतलब क्या होता है ना? 10 सेकंड का टाइम है, एकदम सोच लो। बी का मतलब कभी तो तुमने सोचा ही होगा, समझ में भी आ गया होगा। जहां भी वर्ड आता है बी का मतलब होता है होना। क्या मतलब होता है बी का? होना। तो ये होना बताती है, और आप अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अवस्था बताती है। अवस्था कि तुम्हारी हालत क्या है, अवस्था की। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा आई एम एन ऑफिसर। ठीक है, तुमने कहा आई एम एन ऑफिसर, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक ऑफिसर हूं। अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? आई। भाई सारे के सारे होना बताएंगे, सिर्फ टेंस बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा। या फिर अगर मैं इसे प्लूरल करना चाहूं तो मैं कह दूंगा दे वर ऑफिसर, वो ऑफिसर। इसी को अगर मैं प्रेजेंट में बनाना चाहूं भाई, यू से बना दूंगा, आर लग जाएगा, और एन ऑफिसर। इस एम आर बी से भी दे देता हूं। फ्यूचर में जाओगे तो मॉडल लगेगा विल और फिर बी आ जाएगा, जैसे ही विल बी एन ऑफिसर। तो बदला क्या? अरे कुछ बदला दिखा तुम्हें इसमें? कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ टेंस बदला। ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट, ये दोनों पास, और ये भी प्रेजेंट। अब तुमने सोचा होगा सर देखो सीधी बात है, इज एम आर वॉज वर हमें सब पता है,
हमें हमारे जीवन में जिसने चरस बोई है वो ये, तो इनको हम एक्चुअल मीनिंग में कैसे यूज करेंगे इस पे हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे बीन पे। ठीक है, जो बीन का इस्तेमाल होता है ना, बीन का इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में, जब कोई काम हो चुका होता है, हो गया बीन। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं आई हैव अ टीचर, मैं एक टीचर रहा हूं एंड आई नो हाउ इट फील्स टू बी अ टीचर। एक टीचर होके कैसा लगता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूं। तो जहां आप ये बात कहना चाहते हैं कि मैं रहा हूं, रहा था, वहां आप बीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर हैं और आप अपने फादर से कह रहे हैं कि पापा, और पापा आपके ऑफिसर रहे हैं, आप कह रहे हैं पापा सर मैं ऑफिसर बन, रौला देखना आप देश में। इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर भी लोग जानेंगे कोई इतना खतरनाक ऑफिसर है, कांपेंगे लोग मेरे नाम से। ठीक है, और पापा जो कुछ आप सोच भी नहीं पाए ना, सब कर जाऊंगा मैं एक बार ऑफिसर। पापा ने कहा क्या, ये इतना आसान नहीं है। आई हैव एन ऑफिस, मैं एक ऑफिसर रहा हूं एंड आई नो द थिंग्स वेरी वेल, और मुझे चीजें बहुत बेहतर पता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये बीन थर्ड फॉर्म है और मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो इससे पहले एक हेल्प देखने को मिलेगी। जैसे had been in raw before shifting to America। तो ये क्या कह रहा है, शी हैड बीन इन रॉ। रॉ मतलब वही जो खतरनाक वाला, जगह जगह मुंह खाते हैं खतरनाक तो ये क्या कह रहा है, शी हैड बीन इन रॉ, वो रॉ में रही है, बहुत जबरदस्त लड़की है, रॉ में रही है बिफोर शिफ्टिंग टू अमेरिका, अमेरिका जाने से पहले, शिफ्ट होने से पहले वो रॉ में रही है। तो ये हुआ कुछ हमारा बीन का इस्तेमाल। तो आपने बीन भी सीखा और बाकी सारे भी सीखे। एक बात याद रखिए, ये जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं, ये सारे बी के मेन वर्ब के यूज, इन सारे सेंटेंसेस में ये बी मेन वर्ब है, मेन है, मेन वर्ब है, मेन। अब चलते हैं आगे की, रह गया भाई बीइंग। तुमने नाम सुना होगा, सलमान खान की एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन। क्या मतलब होता है बीइंग ह्यूमन का? बीइंग ह्यूमन का मतलब होता है इंसान होने के नाते। तो बीइंग क्या बता रहा है, कंटिन्यूएशन बता रहा है, तो ये बताता है होने के नाते या फिर होते हुए। जैसे मैं कहूं, जैसे लड़कियों से बोलते हैं ना, अक्सर तुमने सुना होगा, बीइंग अ गर्ल पोलाइट, या बीइंग अ गर्ल यू शुड नॉट अब्यूज। कहते हैं ऐसे दिल्ली में नहीं होता, दिल्ली में तुम आओगे ना, तुम्हें अक्सर तुम्हें लड़कियां ज्यादा गाली देती। पर मतलब मैं इसको कोई बुराई अच्छा ही नहीं बना रहा, देखो मैं तो पहले बता रहा हूँ कि ये दौर ही लड़कियों का। ठीक है, तो ये गाली भी दे सकती है, मार भी सकती है, तुम्हें पटक पटक के धो भी सकती है। ठीक है, दौर इनका है दोस्त। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते पोलाइट, तुम्हें पोलाइट होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो मतलब क्या है सेंटेंस का, होने के नाते या होते हुए। या फिर मैं कहूं, बीइंग अ पुअर, आई शुड हेल्प हिम। दोस्त ये सेंटेंस आया एग्जाम में, अब जब ये सेंटेंस आया एग्जाम में, बच्चा कर गया गड़बड़ी। बच्चा कैसे कर गया गड़बड़ी? अच्छा एक बात और, अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए। जब 8 यूनिवर्सल रूल हो जाएंगे ना, जिस दिन पूरे होंगे उसके अगले दिन एक प्रैक्टिस सेशन आएगा 8 यूनिवर्सल रूल का, जिसमें धमाकेदार क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, रैपिड फायर के साथ, बहुत तेजी से। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपने पहले पता नहीं किए हो, नहीं किए हो, नहीं किए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजी से चल रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी जब आप मेरे साथ एटलीस्ट 10 क्लासेस ले लेंगे।
तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा व्हाट वी आर डूइंग। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराता हुआ चलूंगा हर चैप्टर के बाद, इसके अलावा क्वेश्चंस तो दूंगा। ठीक है, तो बीइंग अ पुअर का क्या मतलब है? पुअर होने के नाते आई शुड हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो पुअर कौन है भाई? पुअर आई है या फिर हिम है? हम सब जानते हैं यहाँ पे पुअर ही होगा, तभी तो आई ने मदद की है। ऐसे केस में आपको यहाँ पे ही, ठीक है, और ये कैपिटल लेटर से, तो ही बीइंग अ पुअर, तो गरीब होने के नाते, ठीक है, आई शुड हेल्प हिम, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। इसका मतलब गरीब कुछ कोई और है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको देखना है कि ये जो है ना बीइंग अ गर्ल, ये इसी सब्जेक्ट के लिए होना। अगर इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है दोस्त, तो यहाँ एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जो एग्जाम में आया, ये वाला, बीइंग अ रेनी डे आई टुक एन ऑफ। क्या मतलब हुआ? क्योंकि वो एक कैसा दिन था? बारिश वाला दिन था, रेनी डे था। आई टुक एन ऑफ, तो मैंने क्या किया? मैंने छुट्टी ले ली। अरे यार ये क्या बात हुई? बीइंग अ रेनी डे आई टुक एन ऑफ, मतलब रेनी डे था तो कौन रेनी डे हो रहा है यहाँ पे? आई रेनी डे हो रहा है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है उससे। ये वाला जो सेंटेंस लिखा जाता है ना दोस्त, इसी के लिए लिखा जाता है, इसी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इट लगा, इट बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे के लिए तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको हैंडआउट में भी दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कल हैंडआउट पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में 4-5 क्लास के। तो यहाँ हुआ का मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट का क्या? जहाँ पे वो मेन वर्ब की तरह काम कर। कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई जो, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स सर आंखों पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो दोस्त अब हम बात करने वाले हैं, तो दोस्त अब हम बात करने वाले हैं किस, कि जब ये हेल्पिंग वर्ब हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है अकेले आ ही नहीं सकता, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा चलेगी। यहाँ पे दोस्त हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ एक ही काम है, टेंस आइडेंटिटी। ये आपको टेंस की पहचान करा देता है कि गिवन सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर। और मेन वर्ब का क्या काम है भाई? मेन वर्ब का काम है एक्चुअल, बार तो बता दिया मैंने, एक्चुअल मीनिंग देना। तो बड़ा सिंपल है। ये बात तो तय हो गई कि अगर तुम्हें बी कहीं भी दे, क्या बी की, जैसे इज एम आर, जैसे वॉज और वर, कभी आ ही नहीं। अपने साथ हमेशा और हमेशा एक एक्स्ट्रा वर्ब ले, और वो वर्ब, क्योंकि वर्ब की 5 ही पॉसिबिलिटी एंड, तो हर वर्ब की अगर 5 ही पॉसिबिलिटी है, सवाल ये है कि सर इनके साथ कौन सी वाली लगेगी? बहुत ही सिंपल। ये जो है ना एक बड़ी मजेदार वर्ब है, मतलब मजेदार में से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो मजे लेती है जीवन के, तुम्हें भी कराती है। ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप 2 पॉसिबिलिटीज लगा, कभी तो आप इसके साथ यूज करेंगे आईएनजी, और कभी आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। दिमाग, फिर तुम सोच रहे हो कि सर ये नई चरस आ गई, मैं मतलब मैं कैसे याद रखूंगा कि कब आईएनजी लगानी हो, कब थर्ड फॉर्म लगानी है? सेकंड्स में याद हो जाएगा तुम्हें, बहुत आसान है। देखो भाई, अगर सेंटेंस हो कंटिन्यूएशन का, कंटिन्यूएशन मतलब कोई चीज लगातार, है ना, तो आईएनजी। कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ये, कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ये हमेशा, तो आईएनजी। कितना आसान है देख, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, ये सेंटेंसेस तुमने अपने जीवन हर बात की, हैज बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, या फिर therefore
लाफिंग एट अदर्स, ठीक है, दे वर लाफिंग एट अदर्स। तो एक तुम्हें इससे भी दे देता। अब जरा गौर अगर आप फरमाएंगे तो आप पाएंगे क्या दोस्त, आप पाएंगे फॉर्म ऑफ बी आई एन जी, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी एन जी, फॉर्म ऑफ बी आई एन जी, सारे के सारे सेंटेंस में बी फॉर्म के साथ आई एन जी लगी है। तो पहचान लो कि ये सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूस वाला है, आई एन जी मतलब कॉन्टिन्यूस। अब सवाल है सर थर्ड फॉर्म कब लगेगा? तो याद रखो अगर सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस, किसका दोस्त, पैसिव, तो पैसिव के साथ हमेशा कैसे, ऐसे फॉर्म ऑफ बी प्लस। अब फिर तुम्हारा दिमाग, सर पैसिव वॉइस होता क्या है, करता क्या है, बताता क्या है? तो बड़ी सिंपल, देखो भाई जो पैसिव होता है ना, एक मिनट में समझ, जहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जहां पे जो वर्ब लगी होती है वो ये बता रही होती है कि सब्जेक्ट ने ही एक्शन किया। एक्शन किसने किया, सब्जेक्ट ने किया, वो एक्टिव होता है। जहां पे सब्जेक्ट काम नहीं कर, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, वो हो जाता है पैसिव। नहीं समझे? जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से नहीं समझाऊं तब तक तुम्हें समझ नहीं आता। जैसे है, तुमने पटाया, भाई तुमने एफर्ट्स किए, तुमने चक्कर काटा, 4 बार रिचार्ज कराया, एक गिफ्ट दिया, तब पटी, तो तुम एक्टिव थे, है ना, तुमने काम किया, एक्टिव थे। दूसरा तरीका, तुमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, तुम बन गए ऑफिसर, और तुमने सीधे फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड किया, फीलिंग ऑसम नाउ आई एम एन ऑफिसर, बस इतना लिख दिया तुमने, पट गई। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया पैसे। तुम पिटे, तुमने थोड़ी कुछ कहा, तुमने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, तो पिटा, तो ये क्या था, पैसिव। तुमने मारा, तो तुम कौन थे, एक्टिव, तुमने हाथ चलाया, एनर्जी लगाई, पिटने में एनर्जी थोड़ी लगती है, मारने में लगती है। तो वेरी सिंपल, क्या, ये पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे काम होता है। अब इसे फॉर्मली अंग्रेजी में देख लो भाई, जैसे मैंने कहा आई हैव डन इट, आई हैव, जब आप ये सेंटेंस देखेंगे आपको फील आएगी कि ये पैसिव वॉइस का है। अगर किसी को आई है तो बिल्कुल गलत है। देखो भाई, इसमें फॉर्म ऑफ बी है कहीं पे, नहीं है। ये हैव को फॉर्म ऑफ बी मत देखना, यहां से देख लो भाई, फॉर्म ऑफ बी ये वाली, हैव का फॉर्म ऑफ बी से कोई मतलब, हैड का फॉर्म ऑफ बी से कोई मतलब नहीं है, हैज का फॉर्म ऑफ बी से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो है पर फॉर्म ऑफ बी। तो इस सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का क्या मतलब दोस्त, इसका मतलब हुआ यही काम कर रहा है, आई हैव रिसीव, किसने रिसीव किया, मैंने रिसीव, सब्जेक्ट ने रिसीव। अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरीके से बना देता, जैसे जैसे आई हैव बीन, देखो कहानी क्या मोड़ लेगी। जब तुमने कहा आई हैव बीन रिसीव्ड, तो इसका मतलब हुआ मुझे रिसीव कर लिया गया है। ये कह रहा है आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया है, और ये कह रहा है मुझे रिसीव कर लिया गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ी, भाई अगर तुम्हें रिसीव किया गया, तुमने कुछ किया, तुम तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, हुआ क्या, तुम्हें किसी ने आके रिसीव कर लिया, इसलिए सेंटेंस हुआ पैसिव। एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे सेंट द पार्सल। तो दोस्त बड़ी सीधी सी बात है, किसने भेजा था पार्सल, शी ने सेंड किया था पार्सल। किसने सेंड किया था पार्सल, शी ने सेंड किया था, शी सेंड द पार्सल।
बट अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बना दूं तुम्हारे प्यार में, दैट was sent the parcel, सेंटेंस ही गलत। मतलब क्या है, शी वॉज सेंट, उसे भेज दिया गया था। फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट पे काम होगा। ऐसे ही शी ने काम नहीं किया, शी पर काम हुआ, शी ने नहीं भेजा, शी को भेजा गया। तो शी वॉज सेंट, उसे भेजा गया था, शी वॉज सेंट, उसे भेजा गया था। द पार्सल पॉसिबल, यहाँ पे आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, मीनिंग सही नहीं दे रहा, तो आपको कहना पड़ेगा शी वॉज सेंट, कुछ लगा दो, बाय द टीम, टीम ने उससे सेंड किया, उसे भेजा। बढ़िया ऑफिसर, कहा गया होगा करेगी काम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कहानी समझ आएगी। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ कराऊंगा। 7 से 8 क्वेश्चंस जाके आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इसके अलावा हैंड आउट तो आपको मिलेगा ही, टेस्ट भी आपको मिलेगा, भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये मेरा तुमसे वादा है, एनडीए में अंग्रेजी की वजह से तो नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और पूरी ही टीम हमारी एनडीए में जितने लोग पढ़ा रहे, सब सब साथ में बैठ के यही बात करते हैं कि सर सिलेक्शन दे, जबरदस्त। ठीक है, तो बस तुम लगे रहो और पढ़ते रहो। तो हियर वी गो, नेक्स्ट। दे आर सेंडिंग मनी, क्या मतलब हुआ भाई साहब, कौन भेज रहा है पैसा? दे आर सेंडिंग, ये दे है, यही काम कर रहा है। फॉर्म ऑफ बी तो है पर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया कंटिन्यूएशन वाला। ये पैसा कौन भेज रहा है? ये पैसा भेज रहे हैं। अब अगर आपको इसे पैसिव में बनाना है तो ये कर दीजिए। क्या मतलब, ये मैं इसका पैसिव नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सेंटेंस एक्टिव में कैसा दिखता है और पैसिव में कैसा दिखता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये इसका पैसिव है या ये इसका एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू I'm just trying to make you identify the difference between the meaning of an active voice and the meaning of a passive voice। ठीक है, ताकि आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझ पाएं कि पैसिव क्या बताना चाहता है और एक्टिव क्या बताना चाहता है। दे आर सेंडिंग मनी, और मैंने बोला दे आर बीइंग सेंट, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, क्या मतलब हुआ कि उन्हें भेजा जा रहा है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे इनको भेजा है ना। इसने बताया सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसने बताया सेंटेंस पास्ट का है, इसने बताया सेंटेंस परफेक्ट। कहानी समझ में आई हो तो जरूर मुझे बताना। ठीक है, कि ये रूल तुम्हें कैसा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी समझ लीजिए पूरा कवर हो। के अलावा बी का इस्तेमाल, बी दो ही तरीके से यूज होगा, या तो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आएगा या तो आईएनजी थर्ड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं। मैं तुम्हें इस पे देता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन एकदम तनतनाते हुए। ठीक है, 7 क्वेश्चन देता हूँ, मुझे 7 अच्छा लगता है नंबर। मैं तुम्हें 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ कॉपी करते रहेंगे और उन्हें सुन, जैसे अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि सर इसके आप रिटन नोट्स दे दीजिए। देखो, अगर मैं तुम्हें इसके रिटन नोट्स दूंगा ना, ये सब बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इस तरीके से ये हमेशा याद रहेगा। अपने जीवन में मैं 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, और जिनको 8 यूनिवर्सल रूल्स एकदम याद हैं। तो आपको बस करना क्या है दोस्त, आपको इसको ऐसी नोट्स बनाने हैं, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कैसे? भाई बी है, ये 8 फॉर्म्स आ गई इसकी, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक्चुअल मीनिंग देगा तो ऐसे होगा, है ना। और हेल्पिंग वर्ब देगा तो कभी अकेले आएगा नहीं, अपने साथ हमेशा एक और वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब बता देगी टेंस, ये रहे एग्जाम, कभी नहीं भूल सकते हो। और वीडियो तो हमेशा यूट्यूब
कभी अगर 1% भूल भी जाओ, सर्वर में चोट लग गई हो, कोई दुख दे दिया हो, या कोई कोई तुम्हें छोड़ के चला गया हो, तो टाइगर जिंदा है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, बता ही दूंगा। बट वैसे अगर तुम नोट्स बनाओगे ना, जो बुकिश नोट्स होते हैं, वो आपको बर्बाद करते हैं। वो बेसिकली टीचर के लिए होते हैं, ताकि वो उससे बेहतर समझ सकता है अगर उसे कुछ पढ़ाना है, कुछ देखना है, बट वो आपके लिए नहीं होते हैं। अगर मैं बिल्कुल बुकिश नोट्स दूंगा, देर इज नो पॉइंट कि मैं क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहा हूँ। तो ये है द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक वॉर इन पैनिक, ये पहला क्वेश्चन है। आप जब तक इसे सॉल्व करेंगे, मैं 6-7 क्वेश्चन, दूसरा हो जाए, जब पहला हो जाए आप दूसरे पे आइए, दूसरा हो जाए तीसरे पे आइए, जब तक मैं 7 पे पहुंचूंगा आपके भी 7 होंगे, और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हमारा बहुत सारा टाइम बचा। द पब्लिक हैव बीन वोटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। पीपल आर डिसाइडेड टू फाइट द करप्शन ऑन देयर ओन। Money invested in the share market has given good returns. The girl has selected for the final round. Sixth. में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, मतलब आप इन्हें प्रीवियस ईयर भी मान सकते हैं। इनमें से कुछ की लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी है। देयर वाज ट्रैफिक ऑल ओवर एस was। तो भाई चीतो, ये रहा तुम्हारे सामने 7 क्वेश्चन। तो अब मैं आपको समय देता हूँ, वैसे तो देखो रिकॉर्डेड वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, फिर भी एक 10 सेकंड का पॉज देता हूँ, आप इसे आराम से देखिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन।
Okay guys, so let us discuss these questions. अगर आपने इन क्वेश्चंस के मीनिंग नहीं समझे है ना, क्वेश्चन भी नहीं लेंगे आपसे। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर मीनिंग समझ लिए तो फिर तो कामयाबी चूमे कदम आइए। The emergency declared and the public were in panic। क्या मतलब हुआ? एमरजेंसी, यहां पे ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। क्या इसमें फॉर्म ऑफ बी है? नहीं। क्या इसमें थर्ड फॉर्म है? नहीं। मतलब ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का। मतलब काम कौन कर रहा है? इमरजेंसी काम कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे कुछ। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। मनी इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट हैज गिवन गुड रिटर्न्स। जैसे ये क्वेश्चन आया, बच्चे ने देखा, बच्चा हुआ परेशान, यार मनी इन्वेस्टेड है तो मनी को इन्वेस्ट किया गया होगा ना, तो मैं यहाँ पे वॉज लगा देता हूँ या इज लगा देता हूँ या कुछ भी। मनी इज इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, MARKET, ये मार्केट है। शेयर मार्केट हैज गिवन गुड रिटर्न्स ना, भाई ये सेंटेंस में है नो इम्प्रूवमेंट। अब सवाल यह है कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट क्यों है? इसमें नो इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि जो इन्वेस्टेड है ना दोस्त, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं पीपल किल्ड इन द फ्लड वर 10, तो कहने का मतलब क्या है कि लोग जो मरे थे। तो भाई सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि पीपल है नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है। पीपल किल्ड, जो मरे थे वो कितने थे? वर्ब तो ये है वर्ब, वर 10, वो कितने थे? 10 थे। इसी तरीके से मनी इन्वेस्टेड, पैसा जो इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में, हैज गिवन गुड रिटर्न्स, उसने बढ़िया रिटर्न दिया है। तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें नो इंप्रूवमेंट है। कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा और सीखने में मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल हैज सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। ये हो सकता है कि खुद सेलेक्ट कर ले। द गर्ल हैज सेलेक्टेड, ना ही फॉर्म ऑफ बी है ना थर्ड फॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि लड़की ने सेलेक्ट किया है फाइनल राउंड में। भाई अगर लड़की सेलेक्ट करनी थी, मतलब लड़की अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगी, ये सेंस ही नहीं बनता। तो आपको कहना पड़ेगा द गर्ल हैज बीन सेलेक्टेड, लड़की को सेलेक्ट कर लिया गया है फाइनल राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिच आर एक्सप्लॉइटेड द पुअर। इसका मतलब क्या होता है? द रिच आर एक्सप्लॉइटेड, तो फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ? अमीर को एक्सप्लॉइट किया गया था या किया गया है, हैं? ये क्या बात हुई? अमीर को एक्सप्लॉइट किया गया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, तो शोषण किया गया है ना। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों सेम क्वेश्चंस है ना। तो यहां पे भी आप या तो आर हटा दीजिए, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, पास्ट का हो जाएगा, और ये कहेगा द रिच एक्सप्लॉइटेड द पुअर, अमीरों ने गरीबों का शोषण किया था। अब अगर आप चाहो तो यहां पे हैव लगा दो, जैसे यहां लगाया था। तब क्या मतलब होगा? द रिच हैव एक्सप्लॉइटेड द पुअर, कि अमीरों ने गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन किया है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, उनका शोषण किया है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ये मजेदार सेंटेंस है। देयर वॉज ट्रैफिक ऑल ओवर, सब तरफ ट्रैफिक था। एज, भाई मेरे ये जो एज है ना दोस्त, इसका मतलब होता है बिकॉज। एज का मतलब क्या होता है? बिकॉज। सो देयर वॉज ट्रैफिक ऑल ओवर एज द रोड वॉज कंस्ट्रक्टिंग, तो मतलब हुआ सब तरफ ट्रैफिक था वहां पर क्योंकि रोड बन रही थी। रोड अपने आप नहीं बनती, हम इसे हिंदी में भी बोलते थे कि रोड बन रही थी, भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया। बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। द राइट वे इज द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बनवाई जा रही थी। कंस्ट्रक्टिंग नहीं होगा, कंस्ट्रक्टेड। द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, रोड बनवाई जा रही थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत कॉमनली आपके लगभग सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। दिल बिल्कुल भी इतना सभी छोटा नहीं करिएगा दोस्त, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि क्वेश्चंस अगर आपको लगा उस सर अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो टाइगर जिंदा है। तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, अब तुम्हें रेगुलरली हर 2-3 क्लास के बाद 30-30 40-40 क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा। कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन मिलना पक्का ही है तुम्हें। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5 कर लिए, 4 कल कर रहे थे। दिस इज गोइंग टू बी द 5th वन। नाउ अब हम बात करेंगे 6th और आज के लास्ट रूल की। नेक्स्ट क्लास में आपके 8 यूनिवर्सल रूल खत्म हो जाएंगे और मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी, आपकी भी। फिर हम भर भर के प्रैक्टिस करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 6th रूल क्या कहता है? ये बहुत आसान रूल है, मात्र 10 मिनट में ये रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा आसान है, ये आपको आता भी होगा, हो सकता है बहुतों को आता हो। दोस्त इसे तो तुम जानते ही होगे, shall, should, can, could, may, might, जानते हो ना इन्हें? will, would, ought to, must, dare, need। कौन है ये? इनको देख के कभी भी जीवन में परेशान नहीं होना दोस्त, ये सारे के सारे कहलाते हैं मॉडल्स। क्या कहलाते हैं? मॉडल्स। अब फिर सवाल आया होगा, अरे सर मॉडल्स होते क्या हैं? देखिए मॉडल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, शेल और विल में डिफरेंस क्या है, वुड कब यूज होगा, कुड कब यूज होगा, ऑट टू क्या बताता है, डेयर क्या बताता है, नीड क्या बताता है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू इन द क्लास ऑफ मॉडल्स। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मॉडल्स के बारे में आपको याद रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मॉडल कभी अकेले नहीं आता। कभी तुमने ऐसा सेंटेंस सुना है, आई कुड स्कूटर? सुना है? या तुमने सुना है आई विल यू? सुना है? कभी तुमने सुना है शी कैन बिस्किट? नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सी बात है, आपको इसके साथ हमेशा एक वर्ब जरूर लगाना पड़ेगी, और वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म। जब भी मैं फर्स्ट फॉर्म कहूंगा तो दोस्त मेरा मतलब होगा बेस फॉर्म, कौन सी वाली? जो होती है प्लूरल, मतलब ईट, ये वाली जो। ठीक है, हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरी बात, कुछ 2 वर्ब और हैं जिनके साथ सेम कहानी आती है, पर ये मॉडल नहीं है, इसलिए मैंने एक डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं। याद रखिएगा, ये मॉडल नहीं है, बट ये मॉडल नहीं है बट इनके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन से हैं ये? लेट और मेक। अब जब मेक है तो सीधी सी बात है मेड भी होगा, और अगर मेड होगा तो मेकिंग भी होगा। मतलब लेट और मेक एक और वर्ब है जिनके साथ आप हमेशा, इन सब के साथ भी और इन सब के साथ भी, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्हें मैंने अलग पेन से अलग डब्बे में क्यों डाला है? क्योंकि दीज आर नॉट मॉडल्स, ये मॉडल्स नहीं है। ये क्या है ये हम आगे जानेंगे अपकमिंग क्लासेस में, बट इनमें और इनमें एक सिमिलैरिटी है। जो सिमिलैरिटी मैं पढ़ा रहा हूं वो सिमिलैरिटी क्या है कि इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कुछ एग्जाम्पल देता हूं टफ टफ वर्ड से। देखो शेल शुड से सब तुम्हें आता है सेंटेंस बनाना, इससे देता हूं, इससे देता हूं, इससे देता हूं, इससे देता हूं, और कोई लग रहा है खतरनाक, इससे देता हूं। बाकी अगर किसी से तुम्हें एग्जाम्पल नहीं मिले और तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब ये ऑट टू जो होता है ना, शुड जैसा होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनाने के काम आता है। जैसे यू ऑट टू कम ऑन टाइम। भाई तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। यू ऑट टू कम ऑन टाइम का क्या मतलब है? यू शुड कम ऑन टाइम। तो ये टाइम पे आना चाहिए। ऑट टू का मतलब शुड जैसा होता है। या फिर तुमने मस्ट कह दिया, मस्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीजें बताते हैं, मतलब करना ही होगा। जैसे ही मस्ट पे दी इनकम टैक्स। भाई नहीं पे करेगा तो पुलिस ले जाएगी, उठा के छापा पड़ जाएगा। ही मस्ट पे दी इनकम टैक्स। समझने वाली क्या बात है? फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक डेयर से देता हूं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना। जैसे शी डेयर नॉट
एब्यूज, मतलब ये लड़की ऐसी है, होती है ना दिल्ली में रह के गाली निकलने लगती है मुंह से बहुत ज्यादा, तो ये लड़की के मुंह से कभी भी गाली निकल जाती है, इसको पता ही नहीं होता। लेकिन जब पापा सामने होते हैं तो ये लड़की रहती है कंट्रोल में। शी डेयर नॉट अब्यूज बिफोर हर फादर। ठीक है, ये मैं अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पता है अच्छी सभ्य लड़कियां हैं। ठीक है, ये मैं एक अलग लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात, मेरे किसी भी जोक से, मेरे किसी भी कमेंट से, मेरे किसी भी बात से, मेरे किसी भी एग्जाम्पल से तुमसे इंतजा है दोस्त कि मुझे जज मत करना। ठीक है, ये हमारा देश ऐसा है ना कि हम किसी को किसी भी चीज़ पे जज कर लेते हैं। लड़की अगर कपड़े छोटे पहन लिए तो हम जज कर लेते हैं, भाई छोटे कपड़े देख रहा है तू, देख रहा है। तो भाई ये छोटी सोच होती है ना, इसलिए आप किसी के लिए जजमेंटल नहीं होंगे, है ना, नहीं तो एसएसबी है तुम्हारी, किस किस चीज पे तुम्हें जज किया जाएगा, याद है ना। हाँ, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको आपको मुझे तो कम से कम जज नहीं करना है, मुझे बस मेरे कंटेंट पे आप जज कर सकते हैं और किसी चीज पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो डेयर हो गया, नीड, आई नीड नॉट वरी अबाउट मनी। मैं क्या कह रहा हूं दोस्त कि मुझे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट वरी अबाउट मनी। ठीक है, तो देखो क्या आया, वरी फर्स्ट फॉर्म, क्या आया फर्स्ट फॉर्म, क्या आया फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल लेट और मेक से भी दे देता हूं। तुमने सुना ही होगा, आई कैन नॉट लेट हर गो। ये दीवाने लड़के कहते हैं मैं उसे जाने नहीं दे सकता। अरे तू रोक भी कब पाएगा, किसी और के साथ बैठ के बुलेट पे निकल जाएगी। तो बस तुम्हें इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। याद रखो लेट के साथ कौन सी फॉर्म दोस्त, फर्स्ट फॉर्म, है ना। या फिर शी मेड मी पे द बिल। भाई उसने बिल मुझसे पे करा दिया, मुझसे ले गई। तुम आइसक्रीम खाते हो, हाँ खाता हूँ। अच्छा चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं, मुझे लगा खिलाएगी, ले गई भाई। और बास्किन रॉबिन्स बढ़िया वाली आइसक्रीम ली, पता चला आइसक्रीम का बिल ही 800 रुपए का आया, है ना। बड़ी मैंने तो खा ली, और खा के तुम बिल पे करो, मैं अभी वॉशरूम जाती कराती हूँ। तो मेड, शी मेड मी पे। तो पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। भाई ये कहानी है, इसे सच में समझना, बस समझाने के लिए। तो मेड क्या होता है कि मुझसे करवाया कोई काम, फोर्सफुली, चालाकी से, शी मेड मी पे द बिल। समझ आया तो मुझे जरूर बताना इस क्लास के बारे में दोस्त। ये था तुम्हारा रूल 6। ठीक है, अब दो तीन चीजें हैं जो आप याद रखिएगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं पूरी क्लास का कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया, उप्स, ये अगोराफोबिया, ये सारी चीजें ये जरूर याद रखना। इनको रिवाइज करते रहोगे तुम्हें याद रहेंगे। रिवाइज क्या, बस एक बार देख लिया करो दिन में। मैंने आपको बताया बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, कभी अकेले नहीं आएगी, है ना। जब आएगी अकेले तो मेन वर्ब की तरह काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो बताएगी एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग होता है होना, और होना से मिले भर भर के सेंटेंस। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में किस तरीके से, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि भाई ये सब्जेक्ट का ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट का ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो अकेले आ ही नहीं सकती, अपने साथ लेगी एक मेन वर्ब। और बी के केस में वो मेन वर्ब होगी या तो आईएनजी दोस्त या फिर थर्ड फॉर्म। कैसे पता चलेगा, आईएनजी है तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन का है, एक्टिव वॉइस है। फॉर्म ऑफ बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लेना ये पैसिव है। भाई सेंटेंस बनेगा ही नहीं पैसिव के अलावा। कहने का मतलब है अगर फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म लगा दिया तो समझ लीजिए कि सेंटेंस मतलब पैसिव है, नहीं तो पैसिव आप बना ही नहीं सकते। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, उस पर काम किया जा रहा होता है, और एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। इस बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। सेंटेंस को बनाना होता है एक्टिव वॉइस में, एग्जाम में सेंटेंस आपको पैसिव में मिल जाता है। या सेंटेंस को बनना होता है पैसिव में, एग्जाम में सेंटेंस आपको एक्टिव में मिल जाता है। भर भर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके बाद मैंने आपको कराया रूल नंबर 6, जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉडल्स को हमेशा याद रखिए। मॉडल के साथ और इन 3 वर्ब्स के साथ हमेशा और हमेशा आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है क्लास लगी होगी आपको जबरदस्त, सीखने को मिला होगा आपको बहुत। अगली क्लास में मैं बचे हुए 2 रूल कंप्लीट करूंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे मजेदार बात यह है कि नेक्स्ट क्लास में आपके 2 रूल खत्म हो जाएंगे। एक हैंडआउट मुझे उम्मीद है आपको मिल चुका है, एक दूसरा हैंडआउट है जो आपको कल की क्लास के बाद भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी हमने कम करे हैं
तो दिल छोटा नहीं कीजिएगा, भर भर के क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं। मेरे 2 टारगेट है, एक तो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दूं और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दूं। सो अब बैच थोड़ा सा तेज चलेगा। 8 यूनिवर्सल रूल के बाद मैं तुम्हें भगाऊंगा। एक बार जरा बेसिक तुम्हारे, कहते हैं ना जब न्यू बनने में ही दोस्त जो न्यू रखी जाती है ना किसी भी मकान की, किसी बिल्डिंग की, उसी में समय लगता है। एक बार अगर न्यू रख दी गई ना, उसके बाद खटाखट 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 बिल्डिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।